आज 14 अप्रैल है और आज है अम्बेडकर जयंती। आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग अम्बेडकर से का जो लाइफ स्टाइल है, चाहे जीवन काल है, उसके बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में जानेंगे। अम्बेडकर एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थे। अम्बेडकर को दो तरह के लोग दो तरीके से देखते हैं। जैसे कि नीची कास्ट वालों के लिए, जिसे नीची कास्ट बोला जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो लोग अपने हीरो के रूप में देखते हैं, जबकि स्वर्ण जाति के लोग इन्हें अपने विलन के रूप में देखते हैं। तो आज हम इनके पूरे जीवनी से पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि आखिर अम्बेडकर है कौन। क्या हम अम्बेडकर का लाइफ इतना तक ही सीमित है कि हीरो और विलन, या अम्बेडकर अपने लाइफ में कुछ और भी अचीव किए थे जो उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अम्बेडकर पे आ जाते हैं कि जन्म कब हुआ था। तो अम्बेडकर का जन्म आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, उनके पिताजी आर्मी में थे। उस समय उनका पोस्टिंग महू में था, लेकिन 2 साल बाद, इनके जन्म के सिर्फ 2 साल बाद, उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल थे। 2 साल बाद इनका रिटायरमेंट हो गया और वो रत्नागिरी मध्य प्रदेश के डाबोली के गांव में आ गए। इनकी माता का नाम भीमाबाई था, जिनका आगे चल के मृत्यु हो गया, तो उनका पालन पोषण उनकी बुआ मीराबाई ने किया। जब इनके पिताजी का ट्रांसफर रत्नागिरी में हो गया, तब इनका जो स्कूली शिक्षा था वहीं से चालू हुआ। रत्नागिरी में जब ये स्कूल आना जाना चालू किए, इनमें काफी प्रतिभा थी, लेकिन ये महार जाति के होने की वजह से, महार जाति उस समय काफी निचली जाति मानी जाती थी, महार जाति होने की वजह से इन्हें स्कूल में अलग निचले बेंच पे बैठाया जाता था। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टीचर ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुला दिया। तो जैसे ही वो लड़का भीमराव अंबेडकर ब्लैक बोर्ड की ओर चला, सारे स्कूल क्लास के विद्यार्थी दौड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ और जाकर वहां से अपना अपना बैग उठा लिए, क्योंकि सारे विद्यार्थियों का जो बैग था, थैला था, ब्लैक बोर्ड के पास रखा हुआ था नीचे में, और उनमें उनका खाना था। सारे विद्यार्थियों का ये मानना था कि ये छोटी जाति का लड़का अगर हमारे बैग में टच कर जाता है तो हम इसको नहीं खा सकते हैं। तो उस समय अनटचेबिलिटी बहुत मात्रा में छुआछूत का था, जिसके कारण उन्हें बहुत ही कुरीतियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही कष्ट हुआ। वो पढ़ाई में अव्वल थे, आगे चलकर वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए। इन सभी कुरीतियों के बावजूद भी वो बहुत ही शार्प माइंडेड थे, बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। इन सभी मेहनत के बाद 1907 में 17 साल की उम्र में मैट्रिक पास करते हैं और 1908 में रामाबाई से शादी हो जाता है। उस समय रामाबाई का एज 14 साल था। 1935 में इनका मृत्यु भी हो जाता है। उसके बाद इनकी बुआ पालन पोषण करती है। इनका जो आगे का एजुकेशन है ये स्कॉलरशिप पे होता है, जो कि साहू महाराज से स्कॉलरशिप पाते हैं और ग्रेजुएशन जाकर 1912 में कंप्लीट होता है। उसके बाद बड़ौदा के महाराज सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा स्कॉलरशिप मिलता है, इनको प्रोत्साहन राशि मिलता है। उसके बाद ये चले जाते हैं अमेरिका, यूएसए को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में से ये अपना एमएससी करते हैं, एमए करते हैं, आर्ट्स यानी इकोनॉमिक्स विषय से। उसके बाद ये 1923 में डॉक्टरेट ऑफ साइंस करते हैं। इसी तरह इनका काफी एजुकेशन चलता रहता है। इनका स्कॉलरशिप का बीच में खत्म भी हो जाता है, तो ये आ जाते हैं अपने देश। फिर 2 साल यहाँ पे जॉब करने के बाद फिर जाते हैं ये अपना डॉक्टरेट करने लंदन, और लंदन से ये अपना लॉ का एजुकेशन लेकर फिर आ जाते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर आते हैं तो इन्हें बड़ौदा में ही सर्विस दिया जाता है। बड़ौदा में ही एक महाराज के यहाँ सेक्रेटरी के पद पे रखा जाता है, जो कि पीसीएस लेवल का जॉब माना जाता है। लेकिन महार जाति के होने के कारण इनको रहने के लिए घर कोई नहीं दे रहा था। एक जगह मिला भी तो वो झूठ बोलने पे, अपना जाति छिपाने पे इनको घर मिला। बाद में जब ये बागवानी, बुक और कुत्ते पालने का इन्हें बहुत ज्यादा शौक था। कहा जाता है कि जब 1900 एक लेखक अपने बुक में लिखते हैं कि 1938 में इनके पास 8000 किताबें थी, लेकिन जब इनका मृत्यु हुआ तब उस समय इनके पास किताबों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो चुकी थी।
ये हमारे संविधान निर्माण में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाए थे। 1948 में इनका शादी हो चुका था सविता अम्बेडकर से। ये संविधान निर्माण में 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के मसौदा कमेटी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन्हें बाद में जाकर कानून मंत्री भी बनाया जाता है देश की आजादी के बाद। इन्होंने कुछ पत्रिका और पुस्तकें भी लिखी थी। जो पत्रिका मूक नायक था, जिसमें दलितों का पीड़ितों की बात कही गई थी। पुस्तक था द इनहेलिशन ऑफ कास्ट, हु वर द शुद्ध, द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। ये लास्ट दो जो पुस्तकें थी, इन्हीं के आधार पर आरबीआई का स्थापना किया गया। इनका मानना था कि एजुकेशन इज द टूल, मतलब कि शिक्षा वह टूल है जिससे हम कोई भी अचीवमेंट को पा सकते हैं। इसके बाद जब देश के आजादी में 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा कमेटी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। आजादी के बाद इन्हें कानून मंत्री बनाया जाता है। लेकिन आजादी के पहले का अगर बात किया जाए तो आजादी के पहले देखा जाए तो ज्यादातर आजादी का नायक माना जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का विचार कभी भी मिलता जुलता नहीं था। इन दोनों का विचार काफी भिन्न था। यहाँ तक कि जब 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में यही बात किया गया था कि जो आरक्षण है, जो वर्तमान में आरक्षण चल रहा है, उसी को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौते में क्या था कि अंबेडकर जी दलितों को लेकर काफी मांग पे अड़े हुए थे। बहुत चीजें केवल दलितों के लिए इनका मांग था। इनका कहना था कि अगर मेरा और देश का बात है तो मैं देश का प्राथमिकता दूंगा, लेकिन दलितों और देश का बात है तो मैं दलितों की हितों की प्राथमिकता दूंगा। जबकि महात्मा गांधी का विचार था कि पहले हम लोग देश आजाद कराते हैं, उसके बाद दलितों या कोई भी वर्ग के बारे में सोचा जाएगा, और जाति के आधार पर देश को बांटने से आगे चल के माहौल खराब हो सकता है। तो दोनों आदमी का सोच अपने अपने जगह पर सही था, क्योंकि अंबेडकर जिस पीड़ा को झेले थे छोटी जाति के होने के कारण, उसके अनुसार उनका भी सोच सही था। और महात्मा गांधी भारत के फ्यूचर देखते हुए इनका सोच भी अपनी जगह पे सही था। तो दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण दोनों काफी एंटी बने रहते थे। हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू अपना मंत्रिमंडल लाए थे, मंत्रिमंडल बनाकर कि कौन सा पद किनको दिया जाए, उस समय महात्मा गांधी पूछे थे कि इसमें अंबेडकर का कौन सा पद है। उस समय अंबेडकर को कोई भी पद नहीं मिला था। महात्मा गांधी के कहने पर ही इन्हें कानून मंत्री बनाया गया। उसके बाद हम लोग 9 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 में अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे कि जो इनको पूजा जाता है आरक्षण को लेकर, इनको पूजा जाता है संविधान निर्माण को लेकर। तो संविधान निर्माण में वाकई इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे। उस समय संविधान कमेटी में जितने भी मेंबर थे, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई मेंबर नहीं था। सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड व्यक्ति यही थे, और संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान, बहुत लोगों का योगदान था लेकिन सबसे ज्यादा योगदान इनका भी था। अब आ जाते हैं हम लोग रिजर्वेशन पर, कि रिजर्वेशन लाने में इनका कितना बड़ा योगदान था, और रिजर्वेशन सही था कि गलत। समाज के अगर दो तबकों को देखा जाए तो दोनों तबके काफी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई अंबेडकर को बुरा बोलता है, कोई अंबेडकर को ही अपना भगवान मानता है। तो देखिए, रिजर्वेशन का बात करते हैं तो रिजर्वेशन बिल्कुल सही चीज था उस समय के लिए। उस समय का मांग था, क्योंकि दलित वर्ग काफी पिछड़ा हुआ था। अंबेडकर का ही देन है कि रिजर्वेशन की वजह से आज दलित वर्ग समान स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। अब ये रिजर्वेशन अब आज के टाइम में, जिसे आरक्षण बोलते हैं, काफी हानि कर रहा है समाज को। आज समाज दो वर्गों में सही में बट गया है, जैसा कि महात्मा गांधी का मानना था। दो वर्गों में सही में बट गया है। यहाँ पे ऊंची जाति नीची जाति को लेकर काफी भेदभाव होता है। हालांकि जातियां कोई भी नहीं होती है, सबको भगवान ने एक समान बनाया है। केवल गरीब और अमीर देखा जाना चाहिए, कि गरीब है तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाए, अमीर है तो उसको थोड़ा गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। तो अंबेडकर जी के बारे में जब हम लोग इतना जाने, तो वाकई में अंबेडकर जी बड़े महान पर्सनालिटी थे, बड़े महान शख्सियत थे। उनकी जीवनी से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे कोई लड़का
कैसे कोई छोटा सा बालक बिना कोई सुविधा के केवल अपने आत्मबल पे, अपनी पढ़ाई के बल पे, अपने एजुकेशन के बल पे पढ़ते गया एकदम नीची जाति और गरीब होने के बावजूद विदेश जाकर एजुकेशन हासिल किया और भारत में एक अपना ऐसा पोजीशन बनाया जिसके कारण आज सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी कोई भी ऑफिस हो, उनमें अम्बेडकर जी का फोटो लगा होना चाहिए, होता है। तो ये चीज पॉजिटिव चीज जो है वही सीखना चाहिए हमें अम्बेडकर जी के बारे में। उनके पर्सनालिटी को लेकर आपस में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।